हेलो। आज बात करेंगे प्रभावी संवाद कला से चैप्टर 32 और उसके आगे जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, चैप्टर 31 तक यूट्यूब में अपलोड हो चुका है। हर एक चैप्टर के बारे में बताने की मैंने कोशिश की है। पब्लिक स्पीकिंग का गुण कैसे डेवलप कर सकते हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह गुण बहुत ही आवश्यक है। चैप्टर 32 है पर्यायवाची शब्द के बारे में। देखिए, शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं। कभी हम समझ नहीं पाते, कभी हम समझा नहीं पाते। देखिए, एक ही वाक्य को, एक ही स्पीच को अलग अलग लोग जब बोलते हैं तो उसका प्रभाव अलग तरीके से होता है। जिसका विषय ज्ञान, शब्द ज्ञान जितना बेहतर रहेगा, पर्यायवाची ज्ञान जितना बेहतर रहेगा, उतना ही बेहतर वह व्यक्ति स्पीच दे पाएगा। इसलिए भाषा की समृद्धता के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक है। जिस भाषा में जितने ज़्यादा पर्यायवाची शब्द होते हैं, वह भाषा उतनी ही समृद्ध होती है। शायरी कहते समय भी हमको इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। शायरी में, तुकबंदी में, दोहा, मुक्तक, संबोधन, इन सब चीज़ों में हमें पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता होती है। बेहतर तरीके से अपनी बात को रखने के लिए यह ज़रूरी पड़ता है। अच्छा लगता है, थोड़ा रुचिकर तरीके से हम अपनी बात को कह सकते हैं। तो इसलिए यह आवश्यक है कि हम कैसे अपने विषय ज्ञान को, शब्द ज्ञान को, पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान बढ़ाएं कि अपनी बात को बेहतर तरीके से कह पाएं, श्रोताओं को अच्छा लगे। इसी क्रम में है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का ज्ञान। अभी तो मैं हिंदी के ऊपर बात कर रहा हूँ। हिंदी में अगर हम स्पीच दे रहे हैं तो कैसे बेहतर दे पाएंगे, यही नियम बाकी भाषाओं पे लागू होता है। अपना शुरुआत करिए। अब चाहे आप रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी में बात कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं या किसी भी भाषा में बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक ही रहते हैं। देखिए, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, यह भी ज्ञान जरूरी है। कम शब्दों में अपनी बात को कह देना बहुत बड़ी कला है। जैसे जैसे हमको कहना है कि जिसके समान कोई दूसरा न हो, इसे अद्वितीय एक शब्द में कह सकते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सकने वाला, उसे किंग कर्तव्य विमूढ़, हृदय को प्रसन्न करने वाला, हृदय रंजक। इस तरह से इंग्लिश में भी अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द से अगर हमारा काम चल सकता है तो उसका हम प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। अनेक शब्दों द्वारा व्यक्त किए गए किसी एक भाव को या किसी भाव को एक शब्दों द्वारा व्यक्त कर देना भी यह एक कला है। इससे वक्ता और श्रोता दोनों का समय बचता है। तो इस चैप्टर में मैंने पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का उपयोग कैसे करना है उसके बारे में बताया है। चैप्टर 33 है शुद्ध उच्चारण के प्रति। देखिए, यह बहुत ही आवश्यक है। सही जानकारी रहेगी तो सही तरीके से हम उच्चारण कर पाएंगे। केवल वर्णमाला के ज्ञान से उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि मुख के किस भाग से कौन सा अक्षर उच्चारित होता है। मैं हिंदी के बात कर रहा हूँ, अर्थात कंठ से जीभ, तालु, दांत, ओंठ, नासिका आदि, इन्हीं के सहारे अक्षरों का उच्चारण होता है। जब तक इनके उच्चारण स्थानों का सही जानकारी नहीं होगी तब तक उच्चारण शुद्ध नहीं होगा। यह चैप्टर थोड़ा व्याकरण के बारे में है कि कैसे हम अपने स्पीच को ज़्यादा शुद्ध कर सकें, कोशिश कर सकें कि ज़्यादा बेहतर हो। तो देखिए,
देवनागरी लिपि का निर्माण अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से हुआ है। अन्य किसी भाषा का व्याकरण इतना व्यवस्थित नहीं है। इस दृष्टि से देवनागरी लिपि विश्व की सभी लिपियों में सर्वश्रेष्ठ है। भाषण के सही उच्चारण के लिए यह आवश्यक है कि पहले स्पीच शुद्ध लिखा हुआ हो। देखिए, स्वरों का उच्चारण देवनागरी लिपि में स्वरों के उच्चारण को 3 भागों में बांटा गया है: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। फिर वर्णों का उच्चारण है कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण, मस्तिष्क से किन वर्णों का उच्चारण करना है, दांत से की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण, ओठों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण, नासिका की सहायता से। इस तरह से थोड़ा व्याकरण है, इसमें बताया गया है। दूसरा कि उच्चारण में अशुद्धियों का कारण है, जैसे कई बार तो जानकारी के अभाव में हम नहीं कह पाते, कई बार मुख सुख के लिए भी हम जो है वो अशुद्ध उच्चारण करते हैं, कई बार असावधानी के कारण ऐसा हो जाता है, कई बार क्षेत्रीय प्रभाव के कारण होता है, कई बार विदेशी प्रभाव के कारण भी यह होता है। देखिए, कुछ चीज़ें जो अशुद्ध हम बोलते हैं, बहुत के साथ अधिक बोलते हैं। या तो हमें बहुत बोलना है या अधिक बोलना है, दोनों एक साथ नहीं। तब फिर भी हम बोलते हैं, या तो तब बोलिए या फिर बोलिए। वर्तमान मौजूदा हालत में, या तो वर्तमान में बोलिए या मौजूदा हालत में बोलिए। केवल के साथ हम मात्र का उपयोग करते हैं, या तो केवल बोलिए या मात्र बोलिए। नौजवान युवक हम बोलते हैं, या तो नौजवान बोलिए या युवक बोलिए। उसी तरह से बोलते हैं हम गुप्त रहस्य, गुप्त बोलिए या रहस्य बोलिए, दोनों बात एक ही है। प्रातः काल के समय, प्रातः काल बोलिए या प्रातः समय बोलिए। इसी तरीके से हम अशुद्ध जब सही से लिख नहीं पाते कि बड़ी मात्रा डालनी है। देखिए, स्पीच अगर शुद्ध लिखा जाएगा तभी हम बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि छोटी मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सब मात्रा का उच्चारण या समय उसमें अलग तरीके से समय लगता है। बड़ी ई की मात्रा में हम थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं, छोटी ई की मात्रा को हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं। इस तरह से जितना शुद्ध हमारा स्पीच लिखा हुआ होगा उतना बेहतर तरीके से हम बोल पाएंगे और उसका प्रभाव बेहतर होगा। तो इसके लिए हमने लिखा है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी कोशिश करनी है। मैं भी लगातार कोशिश कर रहा हूँ, आप भी लगातार कोशिश करिए कि क्या क्या हम बेहतर कर सकते हैं कि हमारा स्पीच, हमारी बातें, हमारी डिलीवरी ज़्यादा बेहतर हो सके। इसके लिए यह एक कोशिश है। उसी तरह से जो है वो देखिए, अंश स भी किस तरह से लिखते हैं, कौन सा स कहाँ पे प्रयुक्त होगा, उस तरह से उसका उच्चारण एस और एस एच दोनों का अलग अलग उच्चारण है, उस तरह से करना है। उसके बारे में हमने जो है वो लिखा है कि अगर हम व्यंजन की अशुद्धियों के कारण भी, स्वर की अशुद्धियों के कारण, व्यंजन की अशुद्धियों के कारण हम सही तरीके से उच्चारित नहीं कर पाते, उच्चारण नहीं कर पाते। दूसरा देखिए, कई बार शब्द व्यवस्था क्रमिक नहीं होती, इसलिए जैसे लिखा है कि मैंने कोई व्याकरण की किताब नहीं पढ़ी, यह अशुद्ध है। यह शुद्ध क्या है कि मैंने व्याकरण की कोई किताब नहीं पढ़ी, यह शुद्ध है। इसी तरीके से हम जो है वो कई बार बोलते हैं कि मोहन ने अध्यापक को एक गुलाब का हार पहनाया, यह शुद्ध है। शुद्ध क्या है कि मोहन ने अध्यापक को गुलाब का एक हार पहनाया। इसी तरीके से बोलते हैं कि उन्हें मृत्युदंड की सज़ा मिली, यह शुद्ध है। शुद्ध क्या है कि उन्हें मृत्युदंड मिला। इसी तरीके से हम जो है वो जितना बेहतर लेखन में ध्यान देंगे उतना ही बेहतर हमारा स्पीकिंग होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा हमारी डिलीवरी होती जाएगी। तो हर चीज़ पे हमारा कोशिश होना चाहिए कि कैसे सही लिखें और कैसे सही पढ़ें, उतना ही बेहतर होगा, चाहे आप किसी भी भाषा में डिलीवरी कर रहे हैं।
चैप्टर 34 है कि अपने विशेष गुण का उपयोग कीजिए। जी हाँ, यह बेहतर है, यह आवश्यक है। देखिए, हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण है। कोई बहुत अच्छा मिमिक्री करता है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छा कुछ और करता है, कविता सुनाता है, शायरी गढ़ता है। हर एक व्यक्ति की अलग बात करने की कला है। तो आप में जो विशेष गुण हो उसका प्रयोग कीजिए। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू शायरी बहुत अच्छा करते हैं, तो अपने स्पीच में एक दो शायरी को समाहित कर लेते हैं। कोई कोई जो है वो मिमिक्री बहुत अच्छा करता है, तो उसका आप सबका अपना अंदाज है। उस तरह से आप ढूंढिए कि आप में क्या विशेष गुण है, उस विशेष गुण को कहने की कोशिश कीजिए। उसके बारे में हमने लिखा है कि कोई कलाबाजियाँ करने में माहिर है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छा मुक्तक सुनाता है, कोई कुछ और करने में माहिर है। आपको जिस कार्य में प्रवीणता है उसे अवसर के अनुसार अपने भाषण में उपयोग कीजिए। कोई विशेष कला व्यक्ति को विशिष्ट बनाती है। देखिए, बाबा रामदेव को योग में प्रवीणता है। देखिए, स्टेज पे भी आते हैं, मंच में भी आते हैं, टीवी में भी आते हैं, लेकिन वो अपना पेट घुमाने लगते हैं या कोई योग के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि उसमें उनकी प्रवीणता है। तो वह जो है वो सही तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं श्रोताओं को। तो इसमें वही लिखा है कि नेता और गायक श्री मनोज तिवारी को अपने भाषण में वो गाना, चूँकि गाना अच्छा गाते हैं तो हर स्पीच में कई जगह स्पीच देते हैं, या पहले भी आपने सुना होगा, तो वो गाना गाने लगते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से श्रोताओं का मनोरंजन भी हो जाता है और बेहतर तरीके से वो कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो उस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मेरे गुरुदेव भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब कविता बहुत अच्छा बोलते थे, उनकी तो बहुत क्या अच्छी पकड़ थी। तो वो जो है स्पीच में अपने कविताएं बोलने लगते थे, लेकिन यह सब विषय और कि देख करके विषय का किस तरह का समारोह है, कैसा हमारा कार्यक्रम है, उसको ध्यान में रखते हुए यह सब बातें लागू होती है। तो उसी तरीके से वो कविताएं सुनाते थे। कॉमेडियन कपिल शर्मा मंच संचालन और भाषण के दौरान मिमिक्री, गाना का उपयोग करते हैं। ये सब बातें जो है वो विषय को ध्यान में रख करके आप में जो विशेष गुण हो उसका प्रयोग करने की कोशिश करिए। आप जीत जाएंगे, आपका स्पीच बेहतर होता जाएगा। हर दृष्टि से थोड़ा थोड़ा बेहतर प्रयास करना है कि उच्चारण कैसे शुद्ध हो, शब्दों का ज्ञान कैसे बेहतर हो, कैसे हम रुचिकर उसको कर सकते हैं। धीरे 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 जितना बेहतर हम कोशिश करेंगे उतना आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह से देखिए है चैप्टर 35। चैप्टर 35 है कि महत्वपूर्ण शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफ पर अतिरिक्त दबाव। यह बहुत ही दबाव ज़्यादा कब देना है, दबाव कब हटाना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है, यह बहुत ही काम की चीज़ें हैं। इसमें मैंने लिखा है कि अगर आप अपने भाषण में जान डालना चाहते हैं तो आपको महत्वपूर्ण शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफ पर अतिरिक्त दबाव डालना आना चाहिए। हर स्पीच में कुछ अहम शब्द और वाक्य होते हैं। देखिए, उद्देश्य पहले आपको पता होना चाहिए, क्या कारण है, क्यों आप वहाँ पे बोल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। कई बार पूरे स्पीच में कुछ शब्द, कुछ वाक्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं को बताने के लिए हम पूरा स्पीच देते हैं। तो वह उस वाक्य पर, उन शब्दों पर फोकस करने की बहुत आवश्यकता है। राजनेता बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किन शब्दों पे, कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किन वाक्यों पे। उद्यमी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसियां बहुत अच्छे से जानती हैं कि कहाँ पे ध्यान देना है, किन शब्दों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसलिए जो है वो अतिरिक्त दबाव देना, दबाव घटाना हमें आना चाहिए। समझाने के उद्देश्य से मैंने एक लाइन लिखा है कि ज्ञान प्रकाश पांडे, मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश पांडे द्वारा लिखित
प्रेरक किताब, मेरी पहली किताब का नाम है सब कुछ संभव है। तो मैंने लाइन लिखा है कि ज्ञान प्रकाश पांडे द्वारा लिखित प्रेरक किताब सब कुछ संभव है पढ़कर हर व्यक्ति सफल और संतुष्ट हो सकता है। इस एक वाक्य को हम 4 तरीके से या जितने तरीके से इसमें हमने बताया है कि कैसे फोर्स देना है जैसा हम चाहते हैं। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्ञान प्रकाश पांडे द्वारा लिखित प्रेरक किताब सब कुछ संभव है पढ़कर हर व्यक्ति सफल और संतुष्ट हो सकता है। इसमें मैंने ज्ञान प्रकाश पांडे पे फोकस दिया है। आगे देखिए, ज्ञान प्रकाश पांडे द्वारा लिखित प्रेरक किताब सब कुछ संभव है पढ़कर हर व्यक्ति सफल और संतुष्ट हो सकता है। इसमें मैंने अपनी किताब के नाम पे जोर दिया है, सब कुछ संभव है। इसी तरीके से तीसरी लाइन सुनिए, ज्ञान प्रकाश पांडे द्वारा लिखित प्रेरक किताब सब कुछ संभव है पढ़कर हर व्यक्ति सफल और संतुष्ट हो सकता है। इसमें मैंने हर व्यक्ति के ऊपर फोकस किया है, हर व्यक्ति के ऊपर दबाव देने की कोशिश की है। इसी तरीके से अंतिम लाइन सुनिए कि ज्ञान प्रकाश पांडे द्वारा लिखित प्रेरक किताब सब कुछ संभव है पढ़कर हर व्यक्ति सफल और संतुष्ट हो सकता है। इसमें मैंने सफल और संतुष्टि पे ध्यान दिया है। तो इसी तरीके से आप किस उद्देश्य के लिए स्पीच दे रहे हो, किन वाक्यों पे ज़्यादा फोकस करना है, उस एक वाक्य पे, कुछ शब्दों पे हम फोकस कर सकते हैं, कुछ 1-2 वाक्य पे। पूरे स्पीच में 1-2 वाक्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, कुछ शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन पे हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से जो है हम विज्ञापन में दबाव विज्ञान का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से हम किसी अपील के लिए करते हैं, महत्वपूर्ण संबोधन के लिए करते हैं। जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण शब्द चाहे कितने ही आपके पास हों, अगर आप उसे श्रोताओं तक नहीं पहुंचा सकते तो व्यर्थ है। तो इसलिए दबाव का प्रयोग कैसे करना है, इसमें इस चैप्टर में मैंने विस्तार से बताया है कि अपने जो चीज़ों को, जिन बातों को, जिन शब्दों को आप श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, उस शब्द पे विशेष अतिरिक्त दबाव की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। कहने का अर्थ यह है कि आप बता रहे हैं कि इन बातों को मिस नहीं करना है, ये पूरी स्पीच में ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यह ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से अभी मैं केवल 36 चैप्टर जो है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, उसके बाद इस वीडियो का अंत करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह है पॉज के ऊपर, विराम चिन्हों के ऊपर। वाह, बहुत कम लोग इसका प्रयोग कर पाते हैं और जो इसका प्रयोग जानता है वह सफल हो जाता है। लिखने में भी हम सही तरीके से स्पीच लिख नहीं पाते, क्योंकि विराम का ज्ञान, विराम चिन्हों का ज्ञान बेहतर तरीके से नहीं होता है। विराम मतलब समय देना है, कब वाक्य कंप्लीट हुआ, कहाँ पे अर्ध विराम लेना है, कहाँ पे पूर्ण विराम लेना है। अगर हम शुद्ध नहीं लिखेंगे तो विराम सही समय नहीं ले पाएंगे, तो फिर उतना बेहतर तरीके से रुचिकर नहीं होगा कि कब एक लाइन ख़त्म हुई और कब दूसरी लाइन चालू हो गई। जब तक हम नहीं समझेंगे, श्रोताओं को समझा नहीं पाएंगे। तो उसके बारे में हमने लिखा है, पूर्ण विराम के लिए बारे में लिखा है, अर्ध विराम के बारे में लिखा है, अल्प विराम के बारे में हमने इसमें लिखा है। उसी तरीके से योजक चिन्ह के बारे में लिखा है और उसी तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में लिखा है, विस्मयादिबोधक चिन्ह के बारे में लिखा है, उद्धरण चिन्ह के बारे में हमने लिखा है, विवरण चिन्ह के बारे में लिखा है।
रेखिका के बारे में लिखा है, और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हम शुद्ध तरीके से लिख पाएंगे। जब लिख पाएंगे शुद्ध तरीके से तो सही तरीके से हम उसको डिलीवर कर पाएंगे, विराम ले पाएंगे। यह बहुत ही आवश्यक है, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उचित समय पर विराम के प्रयोग से आप अपने भाषण का प्रभाव बढ़ा सकते हैं, यह बहुत ही ज़रूरी है। स्पीच में प्रयोग किया गया विराम समय इतना होना चाहिए कि उच्चारण स्पष्ट हो, वक्ता के मुंह से निकले शब्दों को श्रोता ठीक से ग्रहण कर सकें। उपयुक्त स्थानों पर प्रयुक्त विराम समय इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वक्ता से श्रोता कट जाएं। इसलिए विराम का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है, और मैंने लिखा है कि कहाँ कहाँ पे आवश्यक है। देखिए, महत्वपूर्ण वाक्यों के पहले विराम आवश्यक है। नेक्स्ट, सुविचार के पहले विराम आवश्यक है। शायरी, मुक्तक, दोहा, चौपाई आदि के पहले विराम आवश्यक है। मुहावरे, लोकोक्ति के पहले विराम आवश्यक है। रहस्य बनाने और खोलने के लिए विराम आवश्यक है। आपने देखा होगा जब इनाम देना रहता है तो मंच पर जो वक्ता होता है वह विराम के द्वारा रहस्य बना देता है कि अभी मैं जिसका नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ, श्रोता बिल्कुल सोचने लगते हैं किसका नाम अनाउंस होने वाला है, वो बहुत समय लेते हैं उसमें। तो इसलिए चुटकुले के पहले किसी व्यक्ति के महत्व को बढ़ाने के लिए भी विराम का प्रयोग हम करते हैं। कहानी, संस्मरण, घटना आदि के पहले और बीच में आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं। श्रोताओं पर पूर्ण नियंत्रण के लिए भी विराम का प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछने से पहले और बाद में भी विराम का उपयोग करते हैं। अपील के पहले विराम आवश्यक है। अर्थ का कोई अनर्थ न समझ ले, इसके लिए भी विराम का प्रयोग करते हैं। पहली लाइन कब खत्म हुई और दूसरी लाइन कब शुरू हुई, इसके लिए भी विराम का प्रयोग करते हैं। आप कुछ महत्वपूर्ण कहने जा रहे हैं या जिस लाइन पे ज़्यादा दबाव देने की ज़रूरत है, उससे पहले भी विराम समय का ज़रूरत है या विराम हम लेते हैं। श्रोता अपने शरीर को सहज कर सके, पुनः ऊर्जावान होकर के आपका स्पीच तन्मयता से सुन सके, इसके लिए भी हम विराम का प्रयोग करते हैं। अत्यधिक हर्ष, गम या विस्मय की बातों से पहले भी हम विराम का प्रयोग करते हैं। पंचलाइन, निष्कर्ष, सार के पहले विराम का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। पूरे स्पीच का जो सार के समय में भी हमको यह देना रहता है। नारा प्रयोग करने के पहले और बाद में भी विराम आवश्यक है। भाव परिवर्तन हेतु भी विराम आवश्यक है। देखिए, कामयाब और नाकामयाब वक्ता के बीच विराम लेने का फ़र्क होता है। विराम ही सम्मान समारोह की या किसी भी समारोह की शोभा बढ़ा देता है। विराम समय यह बहुत ही आवश्यक है, और कुशल वक्ता विराम के प्रयोग से भाषण के बीच रहस्य पैदा कर देते हैं। कुछ रहस्य फिल्मों की तरह भाषण में भी, स्पीच में भी बना रहना चाहिए ताकि अंत तक श्रोता आपसे जुड़े रहें। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं, आगे इस भी विस्तार से चर्चा की जाएगी एक एक चैप्टर के बारे में। विराम के प्रयोग को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे स्पीच को बेहतर लिख सकते हैं, कैसे स्पीच को बेहतर बोल सकते हैं, उसके बारे में यह किताब बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही उपयोगी है। कास्ट है केवल 215। आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट में जाके आसानी से परचेज कर सकते हैं। यह बहुत ही उपयोगी है। अंत में शायरी केवल 2। देखिए, स्पीच की देने के लिए बहुत ही उपयोगी है एक एक चीज़ के बारे में। और देखिए, फ़िक्र मत कीजिए जमाना सोचेगा क्या। अगर स्टेज में जा कर के बोलना है तो यह बहुत ही उपयोगी है।
फिक्र मत कीजिए ज़माना सोचेगा क्या, ज़माने को अपनी फ़िक्र से फुर्सत कहाँ। ज़माने को अपनी फ़िक्र से फुर्सत कहाँ। क्या सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। जाइए, धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगे तो वही लोग ताली आपके लिए बजाएंगे। और अंतिम शायरी, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। धीरे धीरे सुधार करते रहिए। मैं भी सुधार कर रहा हूँ, आप भी सुधार करिए। धीरे धीरे बेहतर बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।